नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सुहाग की साड़ी। यह कहना भूल है कि दाम्पत्य सुख के लिए स्त्री पुरुष के स्वभाव में मेल होना आवश्यक है। श्रीमती गौरा और श्रीमान कुंवर रतन सिंह में कोई बात न मिलती थी। गौरा उदार थी तो रतन सिंह कौड़ी कौड़ी को दांतों से पकड़ते थे। गौरा हंसमुख थी, रतन सिंह चिंताशील व्यक्ति थे। गौरा कुल मर्यादा पर जान देती थी, रतन सिंह इसे आडंबर समझते थे। उनके सामाजिक व्यवहार और विचार में भी घोर अंतर था। यहाँ उदारता की बाजी रतन सिंह के हाथ थी। गौरा को सहभोज से आपत्ति थी, विधवा विवाह से घृणा और अछूतों के प्रश्न से विरोध। रतन सिंह इन सभी व्यवस्थाओं के अनुमोदक थे। राजनीतिक विषयों में यह विभिन्नता और भी जटिल थी। गौरा वर्तमान स्थिति को अटल, अमर, अपरिहार्य समझती थी। इसलिए वह नरम गरम कांग्रेस, स्वराज्य, होम रूल आदि से विरक्त थी। कहती थी, ये मुट्ठी भर पढ़े लिखे आदमी क्या बना लेंगे? चने कहीं भाड़ फोड़ सकते हैं। रतन सिंह पक्के आशावादी थे। राजनीतिक सभा की पहली पंक्तियों में बैठने वाले, कार्य क्षेत्र में सबसे पहले कदम उठाने वाले, स्वदेश व्रतधारी और बहिष्कार के पूर्ण अनुयायी। इतनी विषमताओं पर भी उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था। कभी कभी उनमें मतभेद अवश्य हो जाता था, पर वे समीर के वे झोंके थे जो स्थिर जल को हल्की हल्की लहरों से आभूषित कर देते हैं। वे प्रचंड झोंके नहीं जिनसे सागर विप्लव क्षेत्र बन जाता है। थोड़ी सी सदिच्छा सारी विषमताओं और मतभेदों का प्रतिकार कर देती थी। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थी। स्वयं सेवकों के जत्थे भिखारियों की भांति द्वारों पर खड़े हो होकर विलायती कपड़ों की भिक्षा मांगते थे, और ऐसा कदाचित ही कोई द्वार था जहां उन्हें निराश होना पड़ता हो। खद्दर और गाढ़े के दिन फिर गए थे। नयन सुख, नयन दुख, मलमल और तंजेब सब के सब तनबेद हो गए थे। रतन सिंह ने आकर गौरा से कहा, लाओ अब सब विदेशी कपड़े संदूक से निकाल दो, दे दूं। तो गौरा ने कहा, अरे तो इसी घड़ी कोई साइत निकली जाती है क्या? फिर कभी दे देना। वाह, लोग द्वार पर खड़े होकर कोलाहल मचा रहे हैं और तुम कहती हो फिर कभी दे देना। तो लो यह कुंजी निकाल कर दे दो। मगर यह सब है लड़कों का खेल। घर फूकने से स्वराज्य न कभी मिला है और न मिलेगा। रतन सिंह कहते हैं, मैंने कल ही तो इस विषय पर तुमसे घंटों मत्थापच्ची की थी और उस समय तो तुम मुझसे सहमत हो गई थी। आज तुम फिर वही शंकाएं करने लगी। मैं तुम्हारे अप्रसन्न हो जाने के डर से चुप हो गई थी। अच्छा, शंकाएं फिर कर लेना। इस समय जो करना है वह करो। लेकिन मेरे कपड़े तो ना लोगे ना? सब देने पड़ेंगे। विलायत का एक सूत भी घर में रखना मेरे प्रण को भंग कर देगा। इतने में राम टहल साइस ने बाहर से पुकारा, सरकार, लोग जल्दी मचा रहे हैं। कहते हैं अभी कई मुहल्लों का चक्कर लगाना है। कोई गाढ़े का टुकड़ा हो तो मुझे भी मिल जाए। मैंने भी अपने सारे कपड़े दे दिए। केसर महरी कपड़ों की एक गठरी लेकर बाहर जाती हुई दिखाई दी। रतन सिंह ने पूछा, अरे केसर, क्या तुम भी अपने कपड़े देने जाती हो? केसर ने ले जाते हुए कहा, हाँ सरकार, जब सब देश छोड़ रहा है तो मैं कैसे पहनूं? रतन सिंह ने गौरा की ओर आदेश पूर्ण नेत्रों से देखा। अब वह विलंब न कर सकी। लज्जा से सिर झुकाए संदूक खोलकर कपड़े निकालने लगी। एक संदूक खाली हो गया तो उसने दूसरा संदूक खोला। सबसे ऊपर एक सुंदर रेशमी सूट रखा हुआ था
जो कुंवर साहब ने किसी अंग्रेजी कारखाने में सिलाया था। गौरा ने पूछा, क्या यह सूट भी निकाल दूं? हाँ हाँ, इसे किस दिन के लिए रखोगी? यदि मैं यह जानती कि इतनी जल्दी हवा बदलेगी तो कभी यह सूट न बनवाने देती। सारे रुपए खून हो गए। रतन सिंह ने कुछ उत्तर न दिया। तब गौरा ने अपना संदूक खोला और जलन के मारे स्वदेशी विदेशी सभी कपड़े निकाल निकाल कर फेंकने लगी। वह आवेश प्रवाह में आ गई। उनमें कितने ही बहुमूल्य फैंसी जैकेट और साड़ियां थीं, जिन्हें किसी समय पहनकर वह फूली न समाती थी। साड़ियों के लिए तो उसे रतन सिंह से बार बार तकाजे करने पड़े थे, पर इस समय सब की सब आंखों में खटक रही थी। रतन सिंह उसके भावों को ताड़ रहे थे। स्वदेशी कपड़ों का निकाला जाना उन्हें अखर रहा था, पर इस समय चुप रहने ही में कुशल समझते थे। तिस पर भी एक दो बार वाद विवाद की नौबत आ ही गई। एक बनारसी साड़ी के लिए तो वह झगड़ बैठे। उसे गौरा के हाथों से छीन लेना चाहा, पर गौरा ने एक न मानी, निकाल ही फेंका। सहसा संदूक में से एक केसरिया रंग की तंजेब की साड़ी निकल आई, जिस पर पक्के आंचल और पल्ले टके हुए थे। गौरा ने उसे जल्दी से लेकर अपनी गोद में छिपा लिया। रतन सिंह ने पूछा, कैसी साड़ी है? गौरा ने कहा, कुछ नहीं, तंजेब की साड़ी है, आंचल पक्का है। रतन सिंह कहते हैं, तंजेब की है तब तो जरूर ही विलायती होगी, उसे अलग क्यों रख लिया? क्या वह बनारसी साड़ियों से अच्छी है? अच्छी तो नहीं है, पर मैं इसे ना दूंगी। वाह, विलायती चीज को मैं न रखने दूंगा, लाओ इधर। नहीं, मेरी खातिर से इसे रहने दो। तुमने मेरी खातिर से एक भी चीज न रखी, मैं क्यों तुम्हारी खातिर करूं? पैरों पड़ती हूं, जिद ना करो। स्वदेशी साड़ियों में से जो चाहो रख लो, लेकिन इस विलायती चीज को मैं ना रखने दूंगा। इसी कपड़े की बदौलत हम गुलाम बने, यह गुलामी का दाग मैं अब नहीं रख सकता। लाओ इधर। मैं इसे ना दूंगी, एक बार नहीं 1000 बार कहती हूं कि ना दूंगी। मैं इसे लेकर छोड़ूंगा। इस गुलामी के पटके को, इस दासत्व के बंधन को किसी तरह न रखूंगा। नाहक जिद करते हो। आखिर तुमको इससे क्यों इतना प्रेम है? तुम तो बाल की खाल निकालने लगते हो। इतने सारे कपड़े थोड़े हैं क्या? एक साड़ी रख ही ली तो क्या? तुमने अभी तक इन होलियों का आशय ही नहीं समझा। खूब समझती हूँ, सब ढोंग है। 4 दिन में जोश ठंडा पड़ जाएगा। तुम केवल इतना बतला दो कि यह साड़ी तुम्हें क्यों इतनी प्यारी है, तो शायद मैं मान जाऊं। यह मेरी सुहाग की साड़ी है। रतन सिंह सोच में पड़ गए। फिर बोले, मैं विदेशी वस्त्र को वह शुभ स्थान नहीं दे सकता। इस पवित्र संस्कार का यह अपवित्र स्मृति चिन्ह घर में नहीं रख सकता। मैं इसे सबसे पहले होली की भेंट करूंगा। लोग कितने हतबुद्धि हो गए थे कि ऐसे शुभ कार्यों में भी विदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने में संकोच न करते थे। मैं इसे अवश्य होली में दूंगा। कैसा आसुकुन मुंह से निकालते हो? ऐसी सुहाग की साड़ी का घर में रखना ही असकुन है, अमंगल और अनिष्ट है। यो चाहे जबरदस्ती छीन ले जाओ, पर मैं खुशी से ना दूंगी। तो फिर मैं जबरदस्ती ही करूंगा, मजबूरी है। यह कहकर वह लपके कि गौरा के हाथों से साड़ी छीन लूं। गौरा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और रतन की ओर कातर नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें मेरे सिर की कसम। केसर महरी बोली, बहू जी की इतनी इच्छा है तो रहने दीजिए ना मालिक। रतन सिंह के बढ़े हुए हाथ रुक गए। मुख मलिन हो गया। उदास होकर बोले, मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा।
प्रतिज्ञा पत्र पर झूठे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। खैर, यही सही। शाम हो गई थी। द्वार पर स्वयंसेवकगण शोर मचा रहे थे। कुंवर साहब, जल्दी आइए। श्रीमती जी से भी कह दीजिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, बहुत देर हो रही है। उधर रतन सिंह असमंजस में पड़े हुए थे कि प्रतिज्ञा पत्र पर कैसे हस्ताक्षर करूं। विदेशी वस्त्र घर में रखकर स्वदेशी व्रत का पालन क्यों कर होगा। आगे कदम बढ़ा चुका हूं, पीछे नहीं हट सकता। लेकिन प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करना अभीष्ट भी तो नहीं, केवल उसके आशय पर लक्ष्य रहना चाहिए। इस विचार से मुझे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने का पूरा अधिकार है। त्रियाहट के सामने किसी की नहीं चलती। यूं चाहूं तो एक ताने में काम निकल सकता है, पर उसे बहुत दुख होगा। बड़ी भावुक है, उसके भावों का आदर करना मेरा कर्तव्य है। गौरा भी चिंता में डूबी हुई थी। सुहाग की साड़ी सुहाग का चिन्ह है, उसे आग में, कितने अशकुन की बात है। ये भी ना कभी कभी बालकों की भांति जिद करने लगते हैं, अपनी धुन में किसी की नहीं सुनते। बिगड़ते हैं तो मानो मुंह ही सीधा नहीं होता। लेकिन वे बेचारे भी तो अपने सिद्धांतों से मजबूर हैं। झूठ से उन्हें घृणा है। प्रतिज्ञा पत्र पर झूठी स्वीकृति लिखनी पड़ेगी। उनकी आत्मा को बड़ा दुख होगा। घोर धर्म संकट में पड़े होंगे। यह भी तो नहीं हो सकता कि सारे शहर में स्वदेशानुरागियों के सिरमौर बनकर उस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने से आनाकानी करें। कहीं मुंह दिखाने को जगह ना रहेगी। लोग समझेंगे बना हुआ है, पर शकुन की चीज कैसे दे दूं। इतने में उसने राम टहल साइस को सिर पर कपड़ों का गट्ठर लिए बाहर जाते देखा। केसर मेहरी भी एक गट्ठर सिर पर रखे हुए थी। पीछे पीछे रतन सिंह हाथ में प्रतिज्ञा पत्र लिए जा रहे थे। उनके चेहरे पर गल्लानी की झलक थी, जैसे कोई सच्चा आदमी झूठी गवाही देने जा रहा हो। गौरा को देखकर उन्होंने आंखें फेर ली और चाहा कि उसकी निगाह बचा कर निकल जाऊं। गौरा को ऐसा जान पड़ा कि उनकी आंखें डबडबाई हुई हैं। वह राह रोक कर बोली, जरा सुनते जाओ। जाने दो, दीख न करो, लोग बाहर खड़े हैं। उन्होंने चाहा कि पत्र को छिपा लूं, पर गौरा ने उसे उनके हाथ से छीन लिया। उसे गौर से पढ़ा और एक क्षण चिंता मग्न रहने के बाद बोली, वह साड़ी भी लेते जाओ। रहने दो, अब तो मैंने झूठ लिख ही दिया। मैं क्या जानती थी कि तुम ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हो। यह तो मैं तुमसे पहले कह चुका था। मेरी भूल थी, क्षमा कर दो और इसे लेते जाओ। जब तुम इसे देना अशकुन समझती हो तो रहने दो। तुम्हारी खातिर थोड़ा सा झूठ बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, लेते जाओ। अमंगल के भय से मैं तुम्हारी आत्मा का हनन नहीं करना चाहती। यह कहकर उसने अपनी सुहाग की साड़ी उठाकर पति के हाथों में रख दी। रतन ने देखा, गौरा के चेहरे पर एक रंग आता है, एक रंग जाता है, जैसे कोई रोगी विषम वेदना को दबाने की चेष्टा कर रहा हो। उन्हें अपनी अहृदयता पर लज्जा आई। हाय, केवल अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए, अपनी आत्मा के सम्मान के लिए मैं इस देवी के भावों का वध कर रहा हूं। यह तो अत्याचार है। साड़ी गौरा को देकर बोले, तुम इसे रख लो, मैं प्रतिज्ञा पत्र को फाड़े डालता हूं। गौरा ने दृढ़ता से कहा, तुम ना ले जाओगे तो मैं खुद जाकर दे आऊंगी। रतन सिंह विवश हो गए, साड़ी ली और बाहर चले आए। उस दिन से गौरा के हृदय पर एक बोझ सा रहने लगा।
वह दिल बहलाने के लिए नाना उपाय करती। जलसों में भाग लेती, सैर करने जाती, मनोरंजक पुस्तकें पढ़ती, यहाँ तक कि कई बार नियम के विरुद्ध थिएटरों में भी गई। किसी प्रकार अमंगल कल्पना को शांत करना चाहती थी, पर यह आशंका एक मेघ मंडल की भांति उसके हृदय पर छाई रहती थी। जब एक पूरा महीना गुजर गया और उसकी मानसिक वेदना दिनों न दिन बढ़ती ही गई, तो कुंवर साहब ने उसे कुछ दिनों के लिए अपने इलाके पर ले जाने का निश्चय किया। उसका मन उन्हें उनके आदर्श प्रेम का नित्य तिरस्कार किया करता था। वह अक्सर देहातों में प्रचार का काम करने जाया करते थे, पर अब अपने गांव से बाहर न जाते, या जाते तो संध्या तक जरूर लौट आते। उनकी एक दिन की देर उनका साधारण सिर दर्द और जुकाम उसे अव्यवस्थित कर देते थे। वह बहुधा बुरे स्वप्न देखा करती। किसी अनिष्ट के काल्पनिक अस्तित्व की छाया उसे अपने चारों ओर मंडराती हुई प्रतीत होती थी। वह तो देहात में पड़ी हुई आशंकाओं की कठपुतली बनी हुई थी। इधर उसकी सुहाग की साड़ी स्वदेश प्रेम की वेदी पर भस्म होकर रिद्धि प्रदायिनी भभूत बनी हुई थी। दूसरे महीने के अंत में रतन सिंह गौरा को लेकर लौट आए। गौरा को वापस आए 3-4 दिन बीत चुके थे, पर असबाब के संभालने और नियत स्थान पर रखने में वह इतनी व्यस्त रही कि घर से बाहर न निकल सकी थी। कारण यह था कि केसर महरी उसके जाने के दूसरे ही दिन घर छोड़कर चली गई थी, और अभी उतनी चतुर दूसरी महरी मिली न थी। कुंवर साहब का साइस राम टहल भी छोड़ गया था। बेचारे कोचवान को साइस का भी काम करना पड़ता था। संध्या का समय था। गौरा बरामदे में बैठी आकाश की ओर एकटक होकर ताक रही थी। चिंताग्रस्त प्राणियों का एकमात्र यही अवलंब है। सहसा रतन सिंह ने आकर कहा, चलो आज तुम्हें स्वदेशी बाजार की सैर करा लावे। यह मेरा ही प्रस्ताव था, पर 4 दिन यहाँ आए हो गए, उधर जाने का अवकाश ही ना मिला। गौरा ने कहा, मेरा तो जाने को जी नहीं चाहता, यहीं बैठकर कुछ बातें करो ना। अरे नहीं, चलो देख आवे, 1 घंटे में लौट आवेंगे। अंत में गौरा राजी हो गई। इधर महीनों से बाहर न निकली थी। आज उसे चारों तरफ एक विचित्र शोभा दिखाई दी। बाजार कभी इतनी रौनक पर न था। वह स्वदेशी बाजार में पहुंची तो जुलाहों और कोरियों को अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे देखा। सहसा एक वृद्ध कोयरी ने आकर रतन सिंह को सलाम किया। रतन सिंह चौंक कर बोले, राम टहल, तुम अब कहाँ हो? राम टहल का चेहरा श्री संपन्न था। उसके अंग अंग से आत्मसम्मान की आभा झलक रही थी। आंखों में गौरवमय ज्योति थी। रतन सिंह को कभी अनुमान न हुआ था कि अस्तबल साफ करने वाला बुढ़ा राम टहल इतना सौम्य, इतना भद्र पुरुष है। वह बोला, सरकार, अब तो अपना कारोबार करता हूँ। जब से आपकी गुलामी छोड़ी ना, तब से अपने काम में लग गया। आप लोगों की निगाह हम गरीबों पर हो गई, हमारा भी गुजर हो रहा है। नहीं तो आप जानते ही हैं कि किस हाल में पड़ा हुआ था। जात का कोरी हूँ, पर पापी पेट के लिए चमार बन गया था। तो भाई अब तो मुंह मीठा कराओ। यह बाजार लगाने की मेरी ही सलाह थी, बिक्री तो अच्छी होती है ना? हाँ सरकार, आजकल खूब बिक्री हो रही है, माल हाथों हाथ बिक जाता है। यहाँ बैठते हुए 1 महीना हो गया, पर आपकी कृपा से लोगों के 4 पैसे थे, वे बेबाक हो गए। भगवान की दया से रूखा सूखा भोजन भी दोनों समय मिल जाता है, और क्या चाहिए। मालकिन की सुहाग की साड़ी का होली में आना कहिए और बाजार का चमकना कहिए। लोगों ने कहा, जब इतने बड़े आदमी होकर
ऐसे सुकून की चीज की परवाह नहीं करते तो फिर हम विदेशी कपड़े क्यों रखें। जिस दिन होली जली ना साहब, उसके 2-3 दिन पहले ही सरकार इलाके पर चले गए थे। उसके पहले भी सरकार कई दिनों तक घर से बहुत कम निकलते थे। मैं तो यही कहूँगा कि यह सारी माया उसी सुहाग की साड़ी की है। इतने में एक अधेड़ स्त्री गौरा के सामने आकर बोली, बहू जी, मुझे भूल तो नहीं गई। गौरा ने सिर उठाया तो सामने केसर महरी खड़ी थी। वह सुंदर साड़ी पहने हुए थी, हाथ पांव में मामूली गहने भी थे, चेहरा खिला हुआ था। स्वाधीन जीवन का गौरव एक एक भाव से प्रस्फुटित हो रहा था। इतनी जल्दी भूल जाऊंगी? अब कहाँ हो? हमें लौटने भी ना दिया, बीच में ही उड़ भागी। केसर, क्या करूं सरकार, अपना काम चलते देखकर सब्र ना हो सका। जब तक रोजगार ना चलता था ना, तब तक लाचारी थी। पेट के लिए सेवा टहल, कर्म कुकर्म सभी करना पड़ता था। अब आप लोगों की दया से हमारे भी दिन लौट आए हैं। अब दूसरा काम नहीं किया जाता। अगर बाजार का यही रंग रहा तो अपनी कमाई खाए ना चुकेगी। यह सब आपकी साड़ी की महिमा है। उसकी बदौलत हम गरीबों के कितने ही घर बस गए। 1 महीना पहले इन दुकान वालों में से किसी को रोटियों का ठिकाना ना था। कोई साइसी करता था, कोई ताशे बजाता था। यहाँ तक कि कई आदमी मेहतर का काम करते थे, कितने ही भीख मांगते थे। अब सब अपने धंधे में लग गए हैं। सच कहूँ मालकिन, तुम्हारे सुहाग की साड़ी ने हमें सुहागिन बना दिया। नहीं तो हम सुहागिन होते हुए भी विधवाएं थी। सच कहती हूँ। सैकड़ों जबानों से नित्य यही दुआ निकलती है कि आपका सुहाग अमर हो, जिसने हमारी राड़ जात को सुहाग दान दिया। रतन सिंह एक दुकान पर बैठकर कुछ कपड़े देखने लगे। गौरा का भावुक हृदय आनंद से पुलकित हो रहा था। उसकी सारी अमंगल कल्पनाएं स्वप्नवत विच्छिन्न होती जाती थी। आंखें सजल हो गई थी और सुहाग की देवी अश्रु संचित नेत्रों के सामने खड़ी आंचल फैलाकर उसे आशीर्वाद दे रही थी। उसने रतन सिंह को भक्तिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मेरे लिए भी एक साड़ी ले लो। जब गौरा यहाँ से चली तो सड़क की बिजलियां जल चुकी थी। सड़कों पर खूब प्रकाश था। उसका हृदय भी आनंद के प्रकाश से जगमगा रहा था। रतन सिंह ने पूछा, सीधे घर चलूं? नहीं, छावनी की तरफ होते चलो। बाजार खूब सजा हुआ था। यह जमीन लेकर एक अस्थाई बाजार बनवा दो। स्वदेशी कपड़ों की दुकानें हो और किसी से किराया न लिया जाए। बहुत खर्च पड़ेगा। मकान बेच दो, रुपए ही रुपए हो जाएंगे। और रहें पेड़ तले? नहीं, गांव वाले मकान में। सोचूंगा। इलाके भर में खूब कपास की खेती कराओ। जो कपास बोए उसकी बेगार माफ कर दो। हाँ, यह अच्छी तरकीब है। दूनी उपज हो जाएगी। लकड़ी बिना दाम दो तो कैसा हो? जो चाहे चरखे बनवाने के लिए काट ले जाए। लूट मच जाएगी। ऐसी बेईमानी कोई न करेगा। जब उसने गाड़ी से उतरकर घर में कदम रखा तो चित्त शुभ कल्पनाओं से प्रफुल्लित हो रहा था, मानो कोई बछड़ा खूंटे से छूटकर किलोले कर रहा हो। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सुहाग की साड़ी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।